हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस कक्षा 8 का लेसन नंबर 1 और हिंदी भाषा भारती का और इंग्लिश रीडर कक्षा 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से अगर आप चेक करें, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन डाला है, वहाँ से अगर आप चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। इस चैप्टर में हम करेंगे इस पर बात किसके, क्वेश्चन आंसर की, और उसी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और एक एक चैप्टर का एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सत्ता ने भारत में अपनी स्थापना की और कैसे अपनी स्थापना, शुरुआत से स्थापना करने के बाद जो है उन्होंने अपना विस्तार किया। वीडियो लंबी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको क्लियर सब हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखेंगे आपकी पुस्तक में, तो आपको दिए गए हैं क्या, बहुवैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, कहा गया है पहले प्रश्न में कि इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई थी। तो इलाहाबाद की संधि मतलब कि देखो बच्चों, एक्चुअली में जो संधियां थी उनका एक काम ये था कि तुम भैया हम पे हमला ना करो, हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, और कुछ ऐसा वो जोड़ निकालते थे, उस ऐसा तरीका निकालते थे जिससे दोनों लोग जो है अपना अपना काम सही से कर सकें। तो इलाहाबाद की जो संधि थी निम्न में से किसके साथ की गई, तो जो की गई आपकी शुजाउद्दौला के साथ। किसके साथ, शुजाउद्दौला के साथ। ऑप्शन नंबर डी जो गा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसका अभ्यास प्रश्न पत्र निकाला, उसमें आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई, मतलब तीन तो आपकी जो व्यापारिक यानी विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आई, लेकिन इनमें से एक नहीं आई, उसका नाम है अमेरिकन। अमेरिकन कंपनी नहीं आई, बाकी सब जो हैं यहाँ पर औपनिवेशिक काल में पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी तीनों जो हैं भारत में इनने कदम रखा। ठीक है, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी, तो डचों द्वारा जो है, डच उससे आए थे देश से, तो पुर्तगाल से, तो डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी, तो यहाँ थी पुलिकट। ठीक है, पुलिकट में जो है उनने एक फैक्ट्री का निर्माण किया था डचों ने, जो कहाँ से आए थे, पुर्तगाल से। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था, तो उनको भेजा गया था भारत, सन 1615 में। ठीक है ना। अगला क्या देखिए, प्रथम दो कर्नाटक युद्ध के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, मतलब जब फ्रांस का अधिकार था भारत में, जब कर्नाटक युद्ध हुआ उसमें थे डुप्ले। कौन थे, डुप्ले। ओके, नेक्स्ट क्या है, अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय जाति का आगमन कब हुआ, यानी अंग्रेजों का। अंग्रेज यूरोप ही तो, ब्रिटिश से तो आए, तो वो यूरोप में है, तो यूरोपीय जाति का आगमन हुआ कहाँ, कब, तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। ठीक है, तो सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। आपको पता होना चाहिए कि जो कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा आया था। 1498 में भारत आने वाला यूरोपीय कौन था, तो वो था आपका वास्को डी गामा। ठीक है, देखो इधर लिखा है वास्को डी गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है थर्ड की, किनका गोवा, दमन और दीप पर अधिकार था, तो उनका था पुर्तगालियों का। किनका, पुर्तगालियों का गोवा और दमन द्वीप पर अधिकार था। अभी भी कई पुर्तगाली जो है गोवा साइड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की किसके लिए आई थी, व्यापार के लिए गई। ठीक है, स्थापना किसके लिए की गई, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए भारत में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वो था सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्या है आपका देखिए, नेक्स्ट क्या है देखिए, बेलेजली की सहायक संधि के द्वारा किस, किनको और हैदराबाद को कंपनी के अधीन लाया गया, तो इधर है आपका मैसूर। क्या लिखना है आपको, मैसूर। ठीक है बच्चों, आगे वाले जो क्वेश्चन आंसर है ना वो बिल्कुल इजी हैं, आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने नीति का अनुसरण किया, कौन सी नीति का अनुसरण किया लॉर्ड डलहौजी ने, तो ने किया फूट डालो और राज्य करो, मतलब दो राजाओं के बीच में फूट डलवाते थे और अपना जो है शासन अधिकार जमा लेते थे। अति लघुत्तरीय प्रश्न में हम चलेंगे तो मतलब आपको इतने इजी प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए, क्वेश्चन आंसर जो बिल्कुल इजी हैं। देखो, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ, तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ व्यापार के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट उनका उद्देश्य था कि भारत में जो है हमें व्यापार करना है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या और कच्चे माल की पूर्ति बहुत ज्यादा थी, कच्चा माल यहाँ पर ज्यादा था। ठीक है, अगला क्या है, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कहां कहां अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, तो देखो पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कालीकट, ठीक है, कालीकट मतलब कलकत्ता, ओके, गोवा, दमन, दीव मतलब जो समुद्र के किनारे किनारे थी ना, हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में डचों ने किस नाव की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, तो भारत में डचों ने पगोड़ा नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, डचों ने, पुर्तगालियों ने पगोड़ा। ठीक है, सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई, तो सहायक संधि की जो नीति है लॉर्ड बेलीजली गवर्नर द्वारा जो है अपनाई गई थी, लॉर्ड बेलीजली। ठीक है,
अगला है भारत में अंग्रेजों की विजय के 2 कारण लिखिए। तो अंग्रेजों किस वजह से उनका विस्तार हो गया, उनकी विजय हुई, ठीक है, अंग्रेजों की। देखो बच्चों 2 कारण इस प्रकार से हैं कि उस समय भारत में राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बिखराव और केंद्र का कमजोर होना था। मतलब देखो, क्योंकि एक्चुअली में राजा महाराजा का शासन था, मैं बताऊं आपको, तो राजा महाराजा का जो शासन था उसमें क्या होता था कि देखो राजा को तो अपने क्षेत्र से ही मतलब था, दूसरे का क्षेत्र तो वो ही जाने, वो अगर बर्बाद होता है तो हो जाए उनके मतलब का, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, एकता नहीं थी उस समय, तो इसलिए अंग्रेजों ने इसी का तो फायदा उठाया, ठीक है। अब छोटे छोटे केंद्रों में, मतलब छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था पूरा भारत देश, ठीक है। अब किसी राजा के पास कमजोर सेना है, किसी के पास, तो एक क्या करते थे, वो एक दूसरे राजा के साथ मिलकर अंग्रेज जो है दूसरे को दमन और कुचल देते थे, ठीक है। अंग्रेजों पर हल्की और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित सेना का होना। अंग्रेजों के पास छोटे और हल्के हथियार थे, जैसे राजाओं के पास तलवारें थी तो उनके पास जो है बंदूकें थी। अब बंदूक तो दूर से ही वार कर सकती है ना, और सेना भी प्रशिक्षित थी, ट्रेनिंग। लघुत्तरीय प्रश्न में है कि डच कंपनियों के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख करें। मतलब बे उल्लेख का हमें उल्लेख करना है, मतलब उनका जो डच कंपनियों द्वारा भारत में किए गए। देखो, डचों ने गुजरात में कोरोमंडल, समुद्र तट, बंगाल, बिहार, ठीक है। देखो क्या किया, व्यापारिक कार्यों का उल्लेख। डचों ने गुजरात में कोरोमंडल और समुद्र तट और बंगाल बिहार तक अपना व्यापार फैलाया तथा उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। तो एक जो ये वाला जो है ना, ये दोनों प्लस में है, मतलब एक ही है कि डचों ने गुजरात में कोरोमंडल, बंगाल और उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। इन्होंने अपना पहला कारखाना जो है मछलीपट्टनम में खोला, मछलीपट्टनम, ठीक है। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसाले, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल और अफीम का व्यापार भी किया। डचों का प्रमुख फैक्ट्री पुलिकट में थी, पुलिकट प्रमुख फैक्ट्री, जहां भी स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा को ढालते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है आपका यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन थी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो थी, जो भारत में अपना वो करती थी व्यापार, उनमें भी एक कंपटीशन था। क्या थी, देखो, अधिक मुनाफा अर्जित करना और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि करना। मतलब कोई कंपनी, जैसा सब कंपनी चाहती थी कि मैं अधिक से अधिक लाभ अर्जित करूं और यहाँ पर जो है अपना प्रभुत्व, मतलब अपना शासन स्थापित करूं, मतलब हमारा जो है प्रभाव हो जाए, ठीक है। व्यापार और नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखना। मतलब यहाँ पर हम स्थायी रूप से यदि व्यापार करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करनी होगी, यही जो है उनका मुख्य काम था, ठीक है। अच्छा, और क्या है, सहायक संधि की शर्तें लिखी। अब सहायक संधि क्या है, उसकी शर्तें क्या थी, तो वो हमको बताना है। देखो, सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था। ये पहला कंडीशन थी सहायक संधि में, कि यदि आप सहायक संधि के अंतर्गत हैं तो आपको अपने राज्य में एक ब्रिटिश अंग्रेजों की सेना टुकड़ी भी रखनी होगी। दूसरी कंडीशन थी कि ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित धनराशि और अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था। मतलब जो इस संधि के अंतर्गत आता था उसको अपनी राज्य में छोटी सी भूमि और जो है कुछ टैक्स भी अदा करना था, पैसे अंग्रेजों के लिए। भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था जो भारतीय शासक के कार्यों में हस्तक्षेप किया करता था, ठीक है। ये तो सहायक संधि। दीर्घ उत्तर पे चलते हैं, दीर्घ प्रश्नों पर। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है आपका दीर्घ में, कि कर्नाटक युद्धों के कारण लिखिए। तो कर्नाटक युद्ध क्यों हुए थे उनको हमको बताना है, ठीक है। तो मैंने बताया कर्नाटक जो युद्ध थे वो कब हुए थे, डचों के समय में, ठीक है। डचों ने फ्रांसीसियों के समय में। देखो, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि भारत में दोनों ही देश की कंपनियां जो है व्यापार कर रही थी उस समय औपनिवेशिक काल में। तो उनमें जो प्रतिस्पर्धा थी, है ना, दोनों में कंपटीशन था, तुम अच्छा करो मैं अच्छा करूंगी, मैं अच्छा करूंगी, इस तरह से। तो इसलिए जो है कर्नाटक युद्ध का कारण बना। दोनों ही अधिक बाजार और अधिक सुविधाएं पाने के लिए व्यापार पर अपना प्रभुत्व करना चाहती थी। मतलब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए और सुविधाएं पाने के लिए अपना प्रभुत्व, मतलब अपना जो है प्रभाव छोड़ना चाहती थी। फ्रांसीसी कंपनी का प्रधान कार्यालय दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था, फ्रांसीसी कंपनी का। और जबकि ब्रिटिश कंपनी का प्रमुख केंद्र था क्या, मद्रास में, यानी जो अभी का चेन्नई है, ठीक है। अच्छा, दोनों ही कंपनियां अति महत्वाकांक्षी थी, मतलब दोनों ही चाहती थी कि जो है मैं बढ़ जाऊं और मैं बढ़ जाऊं, ठीक है। तो इस तरह से इसी जो है कर्नाटक युद्ध का कारण बना। प्लासी का युद्ध का कारण लिखिए। तो प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, देखो बच्चों, प्लासी के युद्ध के कारण निम्न थे। क्या क्या कारण था, अंग्रेज समस्त बंगाल पर अपना अधिकार करना चाहते थे
और यद्यपि अंग्रेजों को पहले से ही काफी सुविधाएं प्राप्त थी, बल्कि जो है उनको काफी सुविधाएं पहले से प्राप्त थी, लेकिन वे और सुविधाएं ग्रहण करना चाहते थे और अधिकार अपना जमाना चाहते थे। क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अपना अधिकार कर लिया तथा नवाब का सिराजुद्दौला जिसके खिलाफ कुछ ना कर सका। ठीक है, ये भी जो है प्लासी के युद्ध के कारण हुए। क्लाइव ने नवाब के दुश्मनों को अपना संरक्षण दे रखा था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजों की भी थे हेड। तो रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के दुश्मनों को अपना संरक्षण दे रखा था। क्लाइव ने सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ आदि के साथ एक गुप्त समझौता कर नवाब को गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि की शर्तें लिखिए। ठीक है बच्चों, तो इलाहाबाद की संधि जो है उसकी क्या क्या शर्तें थी, तो देखो पहले मैं आपको बता दूं कि मुगल सम्राट शाह आलम और नवाब मीर कासिम व शुजा-उद-दौला अंग्रेजों से युद्ध में हो गए पराजित। ठीक है, अतः 1765 में शुजा-उद-दौला तथा शाह आलम को रॉबर्ट क्लाइव से संधि करनी पड़ी। ठीक है, अब उनको जीवन जीना है या राज करना है तो भैया मिल के करना पड़ेगा अब तो, क्योंकि वैसे भी हार गए थे। यदि संधि इलाहाबाद की संधि, यही जो संधि है वो इलाहाबाद की संधि कहलाई, जो इस प्रकार थी उसमें क्या क्या शर्तें थी। जो अवध के नवाब से 50 लाख युद्ध के हर जाने के रूप में लेकर अंग्रेजों से अवध के राज्य को लौटा देंगे। मतलब युद्ध हो गया है तो आप मुझे 50 लाख रुपया रिटर्न करो। ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र अवध से अलग होकर मुगल बादशाह शाह आलम को दिया जाएगा। चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिलेगा। ये जो है वो कंडीशन उसमें फॉलो की गई और अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा भी मिलेगी। मतलब अवध की सीमा के अंदर जो भी व्यापार अंग्रेज करेंगे उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो थे उनकी विलय नीति क्या थी, मतलब कि आपको अंग्रेज शासन में अपना राज्य को विलय करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो सुनिए बच्चों, भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए, मतलब भारतीय राज्यों को, जो भी छोटे छोटे राज्य थे ना अंग्रेजों को, उसमें अंग्रेजों में मिलाने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति यानी हड़प नीति का अनुसरण किया। सबसे पहले उसने भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर रोक लगा दी। मतलब कि यदि किसी राजा महाराजा के पास खुद की संतान या वारिस नहीं है तो वो जो है अलग से दत्तक पुत्र, मतलब क्या करते थे, ले लेते थे पुत्र को। ठीक है, तो इस पर उन्होंने जो है रोक लगा दी। क्या लगा दी? रोक लगा दी कि कोई भी अपने दत्तक पुत्र को नहीं रख सकता, पालन पोषण नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपका अपना खुद का है तो ही मान्य होगा। अच्छा, रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए उनके राज्यों को ब्रिटिश सरकार का अंग बना लिया जाएगा, और जो राजा महाराजा के पुत्र नहीं हुआ और वो चला गया इस दुनिया को छोड़कर, तो बाकी जो है वो हिस्सा जो है शेष, जो मतलब जो अब राज्य की बागडोर अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगी। ऐसे राज्यों में झांसी, नागपुर और सतारा प्रमुख थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण है, लिखिए। तो देखो बच्चों, देखो व्यापारिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज क्यों जो है सफल हो गए। उन्हें व्यापार भी जमाया, राजनीतिकता मतलब उन्हें शासन भी कर लिया धीरे धीरे। देखो, अंग्रेजों की सहायता के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिनमें सैनिक शक्ति भी अधिक ना थी, इसलिए उन्हें अपना प्रभुत्व सही से जमा पाए, है ना। उस समय के शासक विलासिता और अहंकार का जीवन जी रहे थे जो राजा महाराजा थे, तथा उनकी सेनाएं कमजोर, पथ भ्रष्ट और अनुशासनहीन थी। ये भी एक तरीके का एक फैक्टर हो सकता है। नाम मात्र के मुगल सम्राट शक्तिहीन, वैभवहीन और कमजोर और साधनहीन थे। जो मुगल सम्राट भी थे वो भी जो है उस समय के मुगल सम्राट की जो वैल्यू थी वो थोड़ी जो गिर चुकी थी, क्योंकि इसमें लिखा है वो नाम मात्र के मुगल शासक थे। जैसे आप शाहजहां बहादुर शाह जफर के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार किए। ठीक है, अब जो है अब आपका क्या है, अंग्रेजों और मराठों के बीच हुए विभिन्न युद्धों का वर्णन कीजिए। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच मुख्यतः 3 युद्ध हुए। मराठा यानी शिवाजी द बॉस, है ना, आप जानते हैं ना, महाराष्ट्र में। तो पहला देखो, अंग्रेजों मराठों के बीच पहला युद्ध सन 1775 में हुआ। इस युद्ध में मराठा सरदार एक होने के कारण युद्ध अनिर्णित रहा और आने वाले लगभग 20 वर्षों तक दोनों शांति बनी रही। ठीक है, दूसरा युद्ध अंग्रेजों मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लड़ा। शक्तिशाली मराठा सरदारों भोंसले तथा सिंधिया ने मराठा राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध में 1803 में युद्ध छेड़ दिया। तीसरा क्या है कि तीसरा और अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध सन 1717 से 1800 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के निरंतर हस्तक्षेप से क्रोधित होकर युद्ध शुरू कर दिया। भोंसले और होलकर ने भी युद्ध की घोषणा कर दी।
इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों। टेक केयर।